विषय काव्य हेतु है। काव्य हेतु मतलब कारण, काव्य हेतु मतलब उत्पत्ति। किसी कविता की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं, किस प्रकार से एक कवि एक बेहतर रचना करने में संलग्न हो पाता है, लग पाता है। आप विभिन्न प्रकार के कवियों को देखते हैं, विभिन्न कवियों की रचनाओं को पढ़ते हैं, आप रीतिकाल में जाते हैं, रीतिकाल के कवियों को पढ़ते हैं तो जैसे एक छटा निकल करके आती है, एक अच्छे कवियों की छटा निकल करके आती है। जैसे घनानंद है, ठाकुर है, बोधा, आलम, बिहारी और तमाम ऐसे कवि हैं जो उनकी कविताएं उस उच्च कोटि तक नहीं आ पाती, बल्कि उनके ग्रंथ अधिक मिलेंगे लेकिन कविताएं उनकी उस सरलता और सरसता में नहीं हो पाती। काव्य हेतु, हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण, अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु कारण है। मित्रों, काव्य क्या है, कार्य है और हेतु कारण है। बाबू गुलाब राय ने काव्य हेतु पर विचार करते हुए लिखा कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। कवि की काव्य रचना में कौन से तत्व सहायक होते हैं? अभी आप जानेंगे कि एक कवि किस प्रकार अपनी रचना को एक विशिष्ट स्तर पर ले जा सकता है। वो कौन से तत्व हैं जो उसकी कविता को उद्दीप्त करते हैं, उसकी कविता को और उत्तेजना प्रदान करते हैं ताकि पाठक उनसे जुड़ सके। काव्य निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है, काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य रचना कर सकने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं होती, सच में नहीं होती। मित्रों, तमाम व्यक्ति होते हैं, क्या उनमें कल्पना की शक्ति होती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कल्पना की शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति की जितना अधिक किसी कवि में होगा वह उतनी ही बेहतर रचना करने में सक्षम हो सकेगा। जी, रिकॉर्ड हो रही है, मिल जाएगा आपको YouTube पर, यह क्लास आपको मिल जाएगी। बेहतर तरीके से इस क्लास को हम तैयार किए हैं तो बेहतर आपको मिलेगा, चिंता मत करें। काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है और काव्य रचना कर सकने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं होती। मैंने बताया ना कि शुक्ल जी भी कहते हैं कि कल्पना के समाहार की शक्ति जितनी जिस व्यक्ति में, जिस कवि में अधिक होगी वह कविता रचने में उतना अधिक सामर्थ्य प्राप्त कर सकेगा। कल्पना, मित्रों, कल्पना से ही भाव बनते हैं। कल्पना आधुनिक जो आलोचना शास्त्र क्या कहता है, कल्पना कहता है, और हमारे भारतीय पाश्चात्य में कल्पना को महत्व दिया जाता है और भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा को महत्व दिया जाता है। मित्रों, प्रतिभा ही वह तत्व है जो कवि में एक बेहतर रचना करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जितने लंबे लंबे मजमून अपने मन में बना सकेगा, जितने चित्र मन में उकेर सकेगा, जितनी कल्पनाएं अच्छी और बिंब रूप में कर सकेगा, वह उतनी ही अच्छी प्रस्तुति दे सकेगा। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों को सुंदर, विलक्षण, व्यंजनात्मक रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं वे ही कवि हैं। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों को, आपके अनुभव, आपने देखा, मैंने उस दिन बताया था कि जहाज में कितने लोग सवार थे, बस खबर यह थी कि जहाज को दस्युओं ने लूट लिया, जहाज डूब गया। आपने टाइटैनिक देखा होगा, टाइटैनिक को देखने के उपरांत ऐसा वह जहाज बना था, इतना बड़ा जहाज बना था कि वह कभी डूब नहीं सकता था, वह कभी नहीं डूबता, इसलिए उसका निर्माण ही हुआ था, लेकिन वह पहली बार में ही डूब गया। उस पर सवार व्यक्ति, उसकी जो नायक और नायिका है उनके प्रेम का निरूपण जो किया गया है कितना बेहतर है। अनुभूतियों की सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया है, भावों का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया है, विलक्षण अनुभूतियों का को सुंदर, विलक्षण, व्यंजनात्मक,
ऐसी व्यंजना, कैसी व्यंजना होनी चाहिए मित्रों? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेको सयानप बांक नहीं। अब देखिए व्यंजना की बात हो रही है कि भाव आपके अच्छे होने चाहिए, सुंदर भावों का सुंदर और सटीक प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, अनुभूतियों का सुंदर और विलक्षण व्यंजनात्मक में अभिव्यक्ति कर लेते हैं, वे ही कवि हैं, वे ही सच्चे कवि अधिकारी हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेको सयानप बांक नहीं, तहां साँच चले तजियापन पो, झजके कपटे जो नेसाक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक दूसरे आंक नहीं, तुम कौन धोपाटी पड़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। कितना बेहतर व्यंजना की गई है। कहते हैं कि वहां पर थोड़ा सा भी कपट और छल नहीं चल सकता, जहां अपने को स्वयं को भी, स्वत्व को भी अर्पण कर देना पड़ता है, कपट की कोई गुंजाइश नहीं होती है मित्रों। और सबसे अच्छी व्यंजना आप इस पंक्ति में देख सकते हैं कि तुम कौन धोपाटी पड़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। मन लेहु, मन मतलब होता है, एक मन कितने को कहा जाता है, 20 किलो को या 40 किलो को? हमारे कोई मित्र बताएंगे इस बात को? एक मन कितने को कहा जाता है, 20 किलो को या 40 किलो को? 20 किलो को। सच सच है, बिल्कुल 20 किलो को एक मन कहा जाता, 20 केजी को एक मन कहा जाता है। अब यहां पर बात हो रही है कि मन ले हो, मन मतलब होता है हमारा हृदय, हमारी आंतरिक भावनाएं। देखो कैसे श्लेष अलंकार का प्रस्तुतिकरण और इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि कविता बन गई। नहीं नहीं मनु, 20 किलो, 20 केजी, सुधारो अपने आप को। 20 केजी, 20 किलो। अब यहां पर देखो श्लेष अलंकार है कि मन क्या होता है। मन दो तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, एक तो वजन के रूप में, दूसरे अपने मन के रूप में। मन लेहु पे देहु छटाक नहीं, और मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। जब छटाक की बात आएगी तो क्या कहा जाएगा कि हमारा 20 किलो ले लेते हो और आप एक छटाक एक पाव भी नहीं देते हो, या मेरा आपने हरण कर लिया, मेरे मन का आपने हरण कर लिया और आपने अपना स्वत्व कुछ भी नहीं दिया। कैसे हो आप? तो इतनी सुंदर अभिव्यक्ति कविता, जो निपुण होगा, जो भावनाओं में निपुण होगा, जिसके अंदर कविता करने की प्रतिभा होगी, वही तो इतना बेहतर रचना कर सकेगा। बिल्कुल। कितनी तकलीफ है भाई, सुजान कृष्ण को कितनी तकलीफ है कि दूसरे का संपूर्ण हरण कर लिया, मन ले लिया, लेकिन अपना तो थोड़ा सा भी नहीं देने को तैयार है। अभिव्यक्ति कर लेते हैं, वे ही कवि हैं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति साधारण से भिन्न होती है। साधारण से भिन्न कैसे होती है? कहा जाता है, घनानंद भी कहते हैं कि लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मोरे कवित्व बनावत। लोग लग करके कवित्व बनाते हैं और मेरे कवित्व ही मुझे बनाते हैं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति साधारण से भिन्न होती है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया है और 3 काव्य हेतु माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, ये थोड़ा गलत लिख गया है, सही करिएगा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इनमें से प्रतिभा सर्व प्रमुख काव्य हेतु है, जिसे काव्यत्व का बीज माना गया है। काव्यत्व का बीज मित्रों, हमारे एक बेहतर व्यक्ति हुए दंडी। दंडी की जितनी भी मम्मट की जितनी भी उक्तियां काव्य शास्त्र को लेकर के हैं, वह सटीक हैं। काव्य शास्त्र पर जितने भी शब्द मम्मट ने चलाए हैं, वह सटीक हैं। उनकी परिभाषा हर कोई स्वीकार कर लेता है। दोस्तों कहते हैं कि कविता जो है, इनमें प्रतिभा सर्व प्रमुख काव्य हेतु है, जिसका काव्यत्व का बीज माना गया, जिसे काव्यत्व का बीज माना गया है। अब काव्यत्व का बीज क्या होता है मित्रों? देखो बात ये होती है, प्रतिभा
वो शक्ति मानते हैं, वो प्रतिभा को शक्ति कहते हैं। 20 किलो होता है, 20 किलो हमारे इधर 20 किलो, 20 किलो सत्य है। मम्मट तक आते आते देखो शक्ति के बारे में मम्मट ने क्या कहा कि वह साहित्य का बीज है तथा संस्कार के रूप में कवि में व्यक्तिगत में जन्म से होती है, जन्म से होती है। बीज रूप कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार बीज चाहे कितना ही अच्छा हो, सुनो इसको, बात को सुनो, इस बात को, बीज चाहे कितना भी अच्छा हो, उपयुक्त जमीन, खाद, जल की व्यवस्था करने पर ही वह पल्लवित और पुष्पित पुष्पित होगा होगा। क्योंकि भाई आप अगर जब बीज को ले जा करके खेत में डाल दोगे, ऐसे ही सूखे खेत में डाल दोगे, तो क्या यहाँ वहां पर बीज पल्लवित होगा? नहीं होगा, वहां पर बीज कतई अंकुरित नहीं होगा। खेत को छोटा, पहले उसको जोतना पड़ता, पानी देना पड़ता, उसको उसमें महीन उसकी मिट्टी को बनाना पड़ता है, तब बीज को बोया जाता है, तब वह पल्लवित और पुष्पित होता है। इसी प्रकार प्रतिभा के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण, अध्ययन, निपुणता तथा अभ्यास की अपेक्षा होती है। साथ ही प्रतिभा किसी व्यक्ति में संस्कार के समान जन्मजात होती है। इस प्रकार निपुणता या व्युत्पत्ति तथा अभ्यास प्रतिभा को विकसित करते हुए उसे उत्कृष्ट काव्य के सृजन में समर्थ बनाते हैं। बीज क्यों कहा? बीज इसलिए कहा कि उसे पल्लवित पुष्पित करने के लिए खाद पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, खाद पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार प्रतिभा को यदि काव्य के रूप में लाना है, काव्यात्मक बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको यह करना होगा कि स्वयं में, खुद में निर्माण करना होगा, अपने ज्ञान विज्ञान को मजबूत करना होगा, ताकि आपको आपकी प्रतिभा पुष्पित हो सके, पल्लवित हो सके और वह फैल सके, विभिन्न प्रकार के काव्यों में फैल सके। मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, जिसे काव्यत्व का बीज माना गया है। आप समझ गए होंगे कि बीज क्यों माना गया है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता। काव्य हेतुओं पर सर्वप्रथम अग्नि पुराण में विचार किया गया है। कहां पर? काव्य हेतुओं पर सर्वप्रथम अग्नि पुराण में विचार किया गया है। प्रतिभा, वेद ज्ञान तथा लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। कौन कौन से? देखो, प्रतिभा इसलिए जरूरी है, प्रतिभा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आने वाली परीक्षा में आपको कोई समस्या ना हो। काव्य हेतुओं पर सर्वप्रथम अग्नि पुराण में विचार किया गया है। प्रतिभा, वेद ज्ञान तथा लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या। आप सभी लोग अपनी अपनी पीडीएफ में देखें, जो मैंने पीडीएफ पिन की है, ऊपर की गई है हमारे सदस्यों के द्वारा, उसे देखें, एक एक शब्द को बनाएं। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। अग्निपुराण में यह दिया गया है। अर्थात लोक में नरत्व दुर्लभ है, लोक में नरत्व, नर का शरीर, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। संसार में सबसे कीमती मनुष्य है। सब कितने भी आप देखते हैं, कितने भी जीव जंतुओं को आप देखते हैं, तरह तरह के जीव जंतु आपको देखते हैं। कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हैं, उनमें 84 लाख प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं, उनमें मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। जिस प्रकार लोक में नरत्व दुर्लभ है और उसमें विद्यावान नर होना दुर्लभ है। अपने समूह में, अपने लोगों में, अपने समाज में आप पढ़े और अनपढ़ दो लोगों को देखते हैं, और पढ़ो में भी कई कैटेगरी होती है। सच में जो पढ़े होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, विद्यावान नर होते हैं, वो दुर्लभ हैं। कवित्वम परम दुर्लभम, और उससे यदि कोई दुर्लभ है तो कवित्वम दुर्लभ है, कविता करने की शक्ति, प्रतिभा तो और भी दुर्लभ है। आप देखते हैं कि कविता करने की जो प्रतिभा है वह दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ क्या है कि वह कविता करने की जो प्रतिभा है। तमाम कवि पढ़ते हैं कविताएं, तमाम कवियों को आप सुनते हैं, आधुनिक कवियों को भी सुनते हैं, लेकिन क्या एक ही दो कवि क्यों आपको याद रह जाते हैं? क्योंकि उनकी प्रतिभा आसमान को छूती है।
संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्यों ने काव्य हेतु पर पर्याप्त विचार विमर्श किया है। सबसे हम प्रमुख संस्कृत आचार्यों के काव्य हेतु से संबंधित मत काल क्रम अनुसार प्रस्तुत करते हैं, यानी काल क्रमों के अनुसार प्रस्तुत करेंगे। देखो इसमें क्या रखा गया है, इसमें एक तो काल क्रम में प्रस्तुत किया गया है, तो आप काल क्रम में बना सकते हैं, क्योंकि जब आपको काल क्रम में कुछ लगाने को आएगा तो आसानी होगी। दूसरी बात है कि जो रचना का जो काव्य शास्त्री है उसके ग्रंथ का नाम उसके आगे लिख दिया गया है ताकि आपको और आसानी हो। आचार्य भामह का मत सुनिए। आचार्य भामह क्या कहते हैं? आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रभावशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यहां पर बता दी गई है। क्या कहा? आचार्य भामा का मत है कि आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रभावशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। गुरुदेशाध्येतुम शास्त्रम जड़ धीमामयो प्लयम काव्यम तु जायते जातु कश्चति प्रतिभावतः। इसलिए प्रतिभा का महत्व विशेष है। मित्रों, प्रतिभा का महत्व, एक नासिक नाम के कवि शायर हैं, उन्होंने लिखा कि इश्क को दिल में जगह दे नासिक, इश्क को दिल में जगह दे नासिक, इल्म से शायरी नहीं आती, इल्म से शायरी नहीं आती। आप कोई भी इल्म कर ले, शायरी नहीं रच सकते। आप कितने भी ज्ञानी बन जाएं, आप शायरी नहीं रच सकते। शायरी रचने की, कविता रचने की एक कला आपके अंदर होनी चाहिए। मित्रों, शायरी क्या आप कर सकते हैं? यदि ज्ञान आप कल्पना के द्वारा या फिर शब्दों को जोड़ करके क्या कर सकते हैं कि ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित किनो खेल कर जानो है। कवित्व कोई खेल नहीं है, कविता कोई खेल नहीं है, कविता प्रतिभा का विषय है। निश्चय ही भामा प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु स्वीकार करते हैं, किंतु एक अन्य श्लोक में वे स्वीकार करते हैं कि शब्द शास्त्र को जानने वालों की सेवा और आसना करके, शब्द का तथा शब्दार्थ का ज्ञान करके, देखिए, शब्द शास्त्र को जानने वालों की सेवा और उपासना करके, शब्द का तथा शब्दार्थ का ज्ञान करके तथा अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन करके ही काव्य रचना में प्रवृत्त होना चाहिए। यदि आप में प्रतिभा भी है तब भी आपको बिना पढ़े, बिना अपने ट्रेंड को समझे किसी भी कविता रचना में हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उपहास के पात्र होने के अलावा और कुछ न होंगे। स्पष्ट है कि भामा प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति यानी शास्त्र ज्ञान एवं अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में स्थान देने के पक्षधर हैं। अब दंडी क्या कहते हैं? हम दंडी के मत को भी जान लेते हैं। अभी तक हमने भामह को जाना, भामह के बाद आए दंडी। दंडी का मत, आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि काव्य शास्त्री है, काव्य शास्त्री जो क्रम में लगे हुए हैं, आप क्रम में इसी तरीके से याद कर सकते हैं, तो क्रम का आपके प्रश्न बन जाएंगे। कहीं पर भी किसी इस तरह से किसी भी तरीके से पूछा जाए, क्रम वाले आप बना लेंगे। दूसरी बात, उस जो काव्य शास्त्री है, काव्य शास्त्री के आगे उसका ग्रंथ भी दे दिया गया है, तो यहां पर भी उसके ग्रंथ को याद करने में आपको आसानी होगी। आचार्य दंडी का मत है, आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य आदर्श में प्रतिभा, आनंद, अभियोग, अभ्यास और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता दी। उनके अनुसार क्या है? नैसर्गी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम, नैसर्ग की च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम, आनंद आनंदाश्च याभियोगे आस्यः कारणम काव्य संपदा, काव्यम कारणम काव्य संपदा, अर्थात नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और बढ़ा चढ़ा अभ्यास
काव्य संपत्ति के कारण होते हैं। नैसर्ग की प्रतिभा से उनका तात्पर्य जन्मजात प्रतिभा से है, जो ईश्वर इस प्रतिभा को अर्जित नहीं किया जा सकता। प्रतिभा के अभाव में निम्न कोटि की काव्य रचना निरंतर अभ्यास एवं शास्त्र ज्ञान से हो सकती है। मित्रों, आपने देखा होगा अनामिका जैन अंबर के एक बहुत बेहतरीन कवित्री हैं, उनके पति हैं। उनके पति का नाम यदि किसी को पता हो तो बताएं मित्रों। उनके पति हैं तो उन्होंने भी रचना करना शुरू कर दिया है, उन्होंने भी कविता करना शुरू कर दिया है। पहले वो कविता नहीं करते थे, साथ में जाते थे और कविता करना शुरू कर दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभ्यास से भी कवि बना जा सकता है। अभ्यास से भी कवि बना जा सकता है। अभ्यास भी एक व्यक्ति को काव्य की तरफ ले जाता है। बड़े बड़े कवियों को पढ़ने के उपरांत, बार बार अभ्यास करने के उपरांत शैली में परिवर्तन होता चला जाता है। अभ्यास मित्रों अर्थ काव्य के ज्ञाताओं के निर्देशन में बार बार काव्य रचना करना, इस प्रकार के अभ्यास से ही प्रतिभा का विकास होता है और कवि श्रेष्ठ के निर्माण में सफल होते हैं। आगे हम बात करते हैं आचार्य वामन के मत की। आचार्य वामन क्या कहते हैं? आचार्य वामन का मत, आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, कौन सा ग्रंथ है? आचार्य वामन का ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसके प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया। इसे प्रमुख, अब देखो प्रत्येक व्यक्ति आएगा प्रतिभा को स्वीकार कर रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रतिभा को अस्वीकार करता हो। प्रमुख स्थान प्रतिभा को दे रहा, जन्मजात प्रतिभा को। कवित्व बीजम प्रतिभानम कवितस्य बीजम वे लोक व्यवहार शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान क्या मतलब मित्रों? जैसे छंद शास्त्र, व्याकरण, कोश, कलाओं का ज्ञान, जीवन के लक्ष्य का ज्ञान, जीवन के लक्ष्य रूप, चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान, तथा महाकवियों के काव्यों का तथा इतिहास आदि का व्यापक ज्ञान होना चाहिए। कवि का ज्ञान जितना व्यापक होगा उसका विषय भी उतना ही अनेक रूप तथा प्रभावशाली होगा। मैंने आरंभ में ही बताया कि जब आप मुंशी प्रेमचंद को शुरुआत में पढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद को शुरुआत में पढ़ते हैं और अंत में आप पढ़ते हैं तो कितना अंतर पाते हैं मित्रों। वहां पर उन्होंने अपनी प्रतिभा का विकास किया है। आप शुरू में पढ़ लीजिए, आप आरंभ के दिनों में पढ़ते हैं तुलसी को, रामलला, नहछू वगैरह को, तब आपको पता चलता है किसी भौड़े कवि ने रचनाएं की हैं। हालांकि वहां पर कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि तुलसी की रचना नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर लगता है। देख करके आज यदि आपके अंदर सूक्ष्मता है तो आप देख करके समझ सकते हैं कि गड़बड़ किया गया है। मित्रों आगे बढ़ते हैं हम। वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी भी काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। एक अन्य स्थान पर वे काव्य हेतुओं में प्रतिभा को कवित्व का बीज स्वीकार करते हैं, जो जन्म जन्मांतर के संस्कार से शक्ति रूप में कवि में विद्यमान होती है। अभियोग, वृद्ध सेवा, अभियोग, वृद्ध सेवा, अवेक्षण, अवधान आदि से ही उत्तम काव्य का निर्माण कर सकना संभव हो पाता है। अब आते हैं आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट काव्य अलंकार वाले। आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्रतिभा के वे दो भेद मानते हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा दो प्रकार की मानते हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है और यही काव्य निर्माण का मुख्य हेतु है, जबकि उत्पाद्या प्रतिभा लोक शास्त्र एवं अभ्यास से उत्पन्न होती है। यह सहजा प्रतिभा को संस्कारित एवं परिष्कृत करती है। उत्पाद्या उत्पाद की हुई प्रतिभा, यानी जो अभ्यास करते करते सीख गए हैं।
मित्रों, एक प्रकार की और प्रतिभा को कहा जाता है, बताया उन्होंने मांत्रिकी प्रतिभा। मांत्रिकी प्रतिभा, जैसे मांत्रिकी प्रतिभा का उल्लेख भी किया, जैसे यह एक प्रसिद्ध किंवदंती है कि आरंभ में कालिदास बहुत मूर्ख थे, मगर बाद में उन्होंने सत्य की उपासना की और वरदान स्वरूप प्रतिभा को प्राप्त किया, यानी मंत्र के द्वारा। जबकि ये कुछ नहीं है, उन्होंने बता दिया इस बात को, तो हमने जोड़ भी दिया, यहाँ लिखा नहीं गया है, बशर्ते एक्स्ट्रा जानकारी हमने सोचा कि आपको थोड़ी दे दी जाए। यह सहजा प्रतिभा को संस्कारित एवं परिष्कृत करती है। कौन सी? उत्पाद्या। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आचार्य मम्मट। मम्मट के जैसा बेहतरीन, बहुत बेहतर, उन्होंने हर परिभाषा को बेहतर प्रस्तुत किया है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य हेतुओं पर विचार करते हुए लिखा, शक्ति निरूपण शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादिवेक्षणात् काव्य काव्यज्ञ शिक्षायाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। अर्थात काव्य के 3 हेतु हैं। कौन कौन से? शक्ति, प्रतिभा, लोकशास्त्र अवेक्षण तथा अभ्यास। वे एक अन्य स्थान पर यह भी कहते हैं, शक्ति कवित्व बीज रूप, अर्थात शक्ति काव्य का बीज संस्कार है, जिसके अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं है। जिसे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं, उसी को मम्मट शक्ति कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को। जिसे अन्य आचार्य क्या कहते हैं? अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं, उसे मम्मट क्या कहते हैं? उसे मम्मट शक्ति कहते हैं, और शक्ति को बीज रूप मानते हैं। एक और आगे जोड़ दो, मम्मट प्रतिभा शक्ति बराबर बीज रूप मम्मट। बिल्कुल पूछे जाते हैं, मम्मट बेहतरीन है। मित्रों, आगे केशव मिश्र की बात करते हैं हम। नंबर 6, केशव मिश्र, प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, अर्थात प्रतिभा काव्य का कारण है। प्रतिभा काव्य का कारण है तथा व्युत्पत्ति से उसे विभूषित करते हैं। हेमचंद्र भी कुछ कहते हैं। हेमचंद्र, इन्होंने अपने ग्रंथ शब्दानुशासन, पूछ लिया जाता शब्दानुशासन किसकी रचना है? बताओ। शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है, सीधी सी बात है। और ये क्रम में दिए गए हैं, सारे लोग क्रम में दिएंगे, इनको आप पढ़ लेंगे 2 बार 3 बार तो आपके विषय कई प्रश्न यहां से क्लियर हो जाएंगे। इसको कई बार सुन लेंगे। एक काम करना, मैं इसको डाल दूंगा, आप इसको एक 2 बार सुन लेना, बस विषय बन जाएगा आपका। हेमचंद्र, इन्होंने अपने ग्रंथ शब्दानुशासन में लिखा है, प्रतिभास हेतु प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, अर्थात तो प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नवनोन्मेष शालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। राजशेखर भी कुछ बोल गए, इनको चैन नहीं पड़ रहा है। एक व्यक्ति कुछ बोलेगा तो दूसरा भी बोलेगा, एक टांग फंसाएगा तो दूसरा भी फंसाएगा, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ देना है, अपने आप को दिखाना है कि मैं कुछ हूं, अपने शौक को दिखाना है। ये जो साहित्य शास्त्री हैं, खंडन मंडन की प्रवृत्ति अपनाते थे। एक व्यक्ति को खंडित कर अपने आगे वाले को खंडित करते थे, बराबर वाले को खंडित करते थे और अपना मंडन करते थे। राजशेखर क्या कहते हैं? प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेत श्रेष्ठो इति, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप में काव्य के श्रेष्ठकर हेतु हैं। वे प्रतिभा के 2 भेद स्वीकार करते हैं, कार्यत्री और भाव्यत्री। कौन स्वीकार करता? राजशेखर। वहीं पर हमने उत्पाद्या और सहजा, कौन था मित्र जिन्होंने सहजा और उत्पाद्या को बताया था? जरा हमें बताएं, सहजा और उत्पाद्या को देने वाले कौन थे महानुभाव? रुद्रट। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ध्यान है आप लोगों का। वे प्रतिभा के 2 भेद स्वीकारते हैं, कार्यत्री भाव्यत्री। कौन? राजशेखर। कार्यत्री प्रतिभा जन्मजात होती है तथा इसका संबंध कवि से होता है। भाव्यत्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से होता है। बिल्कुल मित्रों, यह थोड़ा नया मिला यहां पर। थोड़ा नया क्या मिला? एक तो कार्यत्री है, यानी वो जो रचनाकार है,
एक भावयत्री है जो भावनाओं से संबंधित है, जिनको अब भाई रचनाकार यदि बेहतर लिख पा रहा है तो यह पाठक की क्षमता है कि वह समझ पा रहा है, उसमें भी तो एक प्रकार की प्रतिभा मौजूद है। कार्यत्री प्रतिभा जन्मजात होती है तथा इसका संबंध कवि से है, भावयत्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से है। पंडित राज जगन्नाथ इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को जी, मेरी आवाज रुकी क्या? सह राजशेखर ने प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा, सह शक्ति केवलम काव्य हेतु। आचार्य भट्ट तोत के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर चलने लगता है नेटवर्क को लेकर के, इतना बड़ा सिस्टम है तब भी खटखट खटखट बोलता रहता है ये। पटक दिया नीचे उठा करके हमने इसको, अभी नीचे आएगा सही से, और नहीं आएगा तो इसको बाहर फेंक देंगे, फिर दूसरा लाएंगे। हमारे भाइयों को तंग करता है, पढ़ने नहीं देता मूर्ख कहीं का। शस्त्र तैयार करो, धार लगाओ, इसको निपटा देना है आज। बड़ा बड़का नेटवर्क बन के आया है, बहुत दिक्कत करता है भाई। तोड़ दो, कूच दो, फोड़ दो। मनो, ये तो तोड़ फोड़ मचाने के लिए। हमारे ग्रुप में कुछ लोग जो हैं भूषण हैं, जैसे वो तड़बड़ तड़बड़ मचाते रहते हैं, वैसे भूषण की तरह कुछ लोग हैं तो कि तड़बड़ाहट मचाते रहते हैं कि तोड़ देना, कूट देना, फोड़ देना, समाप्त कर देना। बिल्कुल, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो कल से फिर पढ़ोगे कैसे भाई? यदि बांस और बांसुरी को समाप्त कर दोगे तो पढ़ोगे कैसे? आप लोग बताओ। कैसे पढ़ोगे? देखो, प्रतिभा की बात हो रही है, चलो एक छंद मैं आपको सुनाता हूं, प्रतिभा वाला छंद। कितना कठिन छंद है, इसको लिखने में व्यक्ति के दांत खट्टे हो जाते हैं, और इसमें प्रतिभा झलक रही है कवि की। कैसे प्रतिभा झलकती है देखो। सिंहावलोकन छंद, सांगोपांग सिंहावलोकन छंद होता है। कुल 4 पंक्तियां होती हैं, हर पंक्ति 4 भागों 4 चरणों में विभाजित होती है। पहले, दूसरे, तीसरे चरण में 8 वर्ण, चौथे वर्ण चरण में 7 वर्ण होते हैं। इस तरह हर पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं। इस छंद की यही विशेषता होती है कि लाए हैं बजाए हैं, कि लाए हैं बाजार से दीप भांति भांति के हम,
कि लाए हैं बाजार से दीप भांति भांति के हम, द्वार और दरीचे पे कतार से सजाए हैं। दीपावली की बात है कि द्वार और दरीचे पे कतार से सजाए हैं बाजार हाट लोगों ने, जिन्हें देख बाल बच्चे खुशी से फूले न समाए हैं संदेश सौहार्द के दीपावली में, युगों से इसे हम मनाते चले आए हैं जलाने दीप खुशियों के जमाने में, प्यार की सौगात भी साथ अपने लाए हैं। जिस शब्द से पंक्ति खत्म होती है तुरंत उसी से शुरू हो जाती है मित्रों, उसी से अगली लाइन शुरू होती है। अब देखो एक छंद है घनाक्षरी, मनोहर घनाक्षरी, जो अक्सर चलता है। प्रतिभा, कैसे प्रतिभा कूट कूट के भरी, जिसके अंदर प्रतिभा होगी वही रचना कर सकेगा। माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। कितना भी आप बेहतर तरीके से कोयले की खान में जाएंगे तो हाथ मुंह काला होएगा। माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। शब्द के तालाब में डुबाओ जितना भी चाहे, झूठ की किताब सब तुल्य उतर आएगी। अनुबंध चूनरी के प्रेत तार टाकने में, अनुबंध चूनरी के प्रेम तार टाकने में, दोष ग्रंथि आई तो बुनाई उलझाएगी। यदि आपका प्रेम सच्चा है और उसमें कपट आया तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा कोय और न को शीतल करे आपो शीतल हो। झूठ की किताब सब तुल्य उतर आएगी। अनुबंध चूनरी के प्रेम तार टाकने में, दोष ग्रंथि आई तो बुनाई उलझाएगी। दोष ही की दीवार हो विशाल कितनी भी चाहे, दोष की दीवार हो विशाल कितनी भी चाहे, प्रेम के आकाश से तो नीचे रह जाएगी। कि प्रेम के आकाश से तो नीचे रह जाएगी। विकल विकल मन सुनियन तुझ बिन, प्रगट मनस पर संवर निरख तू, हृदय पटल पर प्रतिपल बस कर, सुख कर अनुभव भर तू। संभल संभल कर थिरक थिरक कर, लय गति बस कर पग पग धर तू। रुन झुन छन नन झन नन छन, और झन नन झन नन झन पग पग कर तू। तरह तरह के मित्रों छंद हैं जो प्रतिभा के द्वारा ही संपन्न हो पाते हैं। प्रतिभा ही ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कुछ करने के लिए उत्तेजित करती है। यह लाइन आपको वहां नहीं मिलेगा भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, महिम भट्ट की बात करते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने प्रतिभा उस शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है, नाना प्रकार के अलंकारों उक्ति व चित्र आदि का विधान करती है। प्रतिभा प्रमोद भेदम भेद समय यत्र वक्रतः शब्द भेद योरेंत स्फुरति व विभावते। महिम भट्ट प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र मानते हैं। सही बात है भाई, तीसरा आंख है, तृतीय नेत्र मानते हैं जिससे समस्त भावों का साक्षात्कार होता है। प्रतिभा नवीन सृजन में सहायक होने वाली शक्ति है। प्रतिभा के अभाव में काव्य सृजन करने वाला कवि उपहास का पात्र बनता है। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को एक नया नाम दिया है। वे इसे शक्ति कहते हैं और काव्य का बीज स्वीकार करते हैं, जिसके बिना काव्य की रचना असंभव है। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात शक्ति प्रतिभा कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष है, जिसके बिना काव्य सृजन नहीं हो सकता। आचार्यों ने प्रतिभा का जो स्वरूप स्पष्ट किया है उसे हम निम्नलिखित निष्कर्ष के रूप में समझ सकते हैं। अब देखो प्रतिभा को हम समझेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट की तरह सुन लीजिए। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट ही है। देखो प्रतिभा की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। मैं बोला था ना कि आपको प्रतिभा को हम विशेष तौर पर बताएंगे आपको विस्तृत रूप में। प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है, यह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। बिल्कुल। प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है। बिल्कुल। प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति व चित्र आदि का विधान करता। बिल्कुल। प्रतिभा दो प्रकार की होती, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है, और भावित्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। सभी आचार्यों ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया और इसे काव्य का मूल हेतु माना। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिभा को
कि असाधारण कोट को मेधा मानते हुए कहा कि प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते, वह असाधारण खुलकर खेलती है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल की जो है चिंतामणि किसी को समझ नहीं आती। क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि उसमें प्रतिभा है, उसमें प्रतिभा कूट कूट के भरी है। मित्रों हाँफ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल और कहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद उनसे पूछे कि कैसी तबीयत है, कैसे हैं आप? और हाँफ रहा बंदा वो कहता है, दमा था उनको, हाँफते हाँफते कहते थे। उनको दमा था, सांस लेने में दिक्कत होती थी। मर लेंगे फिर कभी, अभी हड़बड़ी नहीं है। मर लेंगे फिर कभी, अभी हड़बड़ी नहीं है। उनको मरने की जल्दी नहीं थी, त्वरित जवाब देते थे। आपको पढ़ना है तो उनको एक बार पढ़िए, चिंतामणि पढ़िए, देखिए समझिए कि प्रतिभा क्या होती है। अब देखो प्रतिभा की बात हो गई, अब हम थोड़ा व्युत्पत्ति के ऊपर बात कर लेते हैं। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है। यह ज्ञानोपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के अवेक्षण से होती है। विद्वानों का मत है कि साहित्य के गहन चिंतन मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का समावेश हो जाता है और उसकी रचना सुव्यवस्थित हो जाती है। रुद्रट ने यह बताया कि छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित सम्यक ज्ञान ही व्युत्पत्ति कहा जाता है। मम्मट ने व्युत्पत्ति को एक नया नाम दिया, निपुणता। यह निपुणता चराचर जगत के निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है। राजशेखर के अनुसार उचित अनुचित विवेक व्युत्पत्ति ही, अर्थात उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति। सच में सही बात है कि जो व्यक्ति उचित अनुचित का विवेक रखता है, सत्य और असत्य के बारे में विभेद कर लेता है, वो ज्ञानी है। संस्कृत आचार्यों ने व्युत्पत्ति को काव्य हेतु में दूसरा स्थान दिया है। व्युत्पत्ति के बल पर ही कोई व्यक्ति यह निर्णय कर पाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित होगा। सच तो यह है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति समवेत रूप में ही काव्य रचना के हेतु है। जैसे लावण्य के बिना रूप फीका लगता है, लावण्य मतलब चमक, लावण्य के बिना रूप फीका लगता है, वैसे ही रूप के बिना लावण्य भी आकर्षक नहीं लगता। व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती है, शास्त्रीय और लौकिक। शास्त्रीय व्युत्पत्ति शास्त्रों के अध्ययन से तथा लौकिक व्युत्पत्ति लोक के निरीक्षण से उत्पन्न होती है। प्रथम प्रकार की व्युत्पत्ति से जहां काव्य में सौंदर्य एवं व्यवस्था का समावेश होता है, वहीं लौकिक व्युत्पत्ति से विषय की सम्यक प्रस्तुति संभव होती है। कवि की अभिव्यक्ति दोष रहित, मार्मिक एवं प्रभावकारी तभी होती है जब वह लोक एवं शास्त्र की व्युत्पत्ति से युक्त होता है। मित्रों ज्ञान आपको होना चाहिए और समाज का भी ज्ञान होना चाहिए। दोनों का मेल यदि किया जाएगा तभी एक अच्छा काव्य बन पाएगा। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, समर रह गया, अमर रह गया राम रावण पराजय समर। अब कितना त्वरित की समस्याओं को उठाया, त्वरित की समस्याओं को लेकर के चल रहे हैं। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। त्वरित की समस्या उठा रहे हैं, समस्याओं को साथ में लेकर के, समाज को साथ में लेकर के लोक और शास्त्र दोनों का, लोक और शास्त्र का अध्ययन कवि को त्रुटियों से बचाता है। वरण्य विषय का ज्ञान, ऋतु ज्ञान, देश ज्ञान, भौगोलिक जानकारी आदि से कविता में त्रुटि आने की संभावना नहीं रहती। अन्यथा मूर्ख कवि रेगिस्तान में धान की खेती का वर्णन कर सकता है। मूर्ख कवि रेगिस्तान में धान की खेती का वर्णन कर सकता है। शब्द, शिल्प और भाषा पर अधिकार बहुज्ञता ही से ही होता है। अतः कवि को निरंतर सजग रहने की आवश्यकता होती है, तभी वह उत्तम काव्य की रचना करने में समर्थ हो सकता है। अभ्यास, अभ्यास काव्य निर्माण का तीसरा हेतु अभ्यास है। भामह ने लिखा कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन भी करना चाहिए, जिससे अभ्यास नित्य प्रति दृढ़ होता जाए। आचार्य वामन ने भी अभ्यास को महत्व देते हुए लिखा, अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावहित, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। आचार्य दंडी ने तो अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। वे तो यहां तक कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में केवल अभ्यास से ही काव्य रचना में कोई कुशल हो सकता है।
सरस्वती की साधना से, और शास्त्रों के द्वारा इसे सीखा जा सकता है। मित्रों, अब हम थोड़ा पाश्चात्य विचारकों ने भी अपने ढंग से कुछ लिखा है, उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं। पाश्चात्य विचारकों के भी विषय में थोड़ी सी बात हम समझ लेते हैं। पाश्चात्य विचारकों ने, एक पेज है बस, पाश्चात्य विचारकों ने भी अपने ढंग से काव्य हेतुओं पर विचार किया है। यहाँ कुछ प्रमुख मत प्रस्तुत हैं। अरस्तु के अनुसार कवि की प्रतिभा जन्मजात होती है। कवि को वो ए मैन ऑफ बोर्न टैलेंटेड मानते हैं। कवि को ए मैन ऑफ बॉर्न टैलेंट मानते हैं। प्रतिभा को, कवि को क्या मानते हैं कि वह जन्मजात होता है। कवि क्या होता है? जन्मजात होता है। होरेस इन्होंने प्रतिभा और अभ्यास को काव्य हेतु माना। फॉर मे poet I fail to see the use of study without weight of or of weight without training। क्रोचे ने स्वयं प्रकाश, ज्ञान, इंट्यूशन और बाह्य विव्यंजना की महत्ता स्वीकार करते हुए काव्य हेतुओं में वस्तुतः प्रतिभा और अभ्यास को ही महत्व दिया है। टी.एस. इलियट, महान रचना तभी जन्म लेती है जब प्रौढ़ सभ्यता, प्रौढ़ भाषा और प्रौढ़ कलाकार एक साथ जुड़े हों। प्रौढ़ता से उनका तात्पर्य अभ्यास से है। प्रतिभा की महत्ता भी उन्होंने स्वीकार की है। अब देखो, उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही प्रमुख काव्य हेतु है, किंतु प्रतिभा सर्वप्रथम है जिसे व्युत्पत्ति और अभ्यास से निरंतर निखारा जा सकता है। वस्तुतः ये तीनों समन्वित रूप में ही काव्य के हेतु हैं, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार पानी को बार बार छानने से वह निर्दोष हो जाता है और बर्तन को बार बार मांजने से वह चमक उठता है, उसी प्रकार व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा को निर्दोष और आकर्षक बनाया जा सकता है। मित्रों, बस आप इस क्लास को सुन लीजिएगा, YouTube पर बस 1-2 बार सुन लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा।